हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रासायनिक साम्य की बात कर रहे थे। रासायनिक साम्य के अंदर 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जो बातें हम कर चुके हैं एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए, हम सबसे पहले अभिक्रिया प्रकारों की बात कर चुके हैं। अभिक्रिया के प्रकार, सेकंड जो हम बात कर चुके हैं वो है हमारा सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान के अलावा हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और हम बात भी कर चुके हैं साम्य अवस्था के बारे में कि साम्य अवस्था क्या होती है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं बच्चों केसी के बारे में। केसी का नाम भूल गए? केसी का नाम था साम्य नियतांक या फिर साम्य स्थिरांक। इसके अलावा हम केपी के बारे में बात कर चुके हैं। क्लियर? और 7th हम बात कर चुके हैं केसी एंड केपी में संबंध। तो ये सारी बातें अब तक हम कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में। अभिक्रिया के प्रकार, सक्रिय द्रव्यमान, लॉ ऑफ मास एक्शन, साम्य अवस्था, केसी केपी, केसी एंड केपी में संबंध। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की। केसी को प्रभावित करने वाले कारक, केसी को नहीं प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी बातें आज हम करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है हमारी केसी को प्रभावित करने वाले कारक। केसी को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि केसी को दुनिया में एकमात्र कारक जो प्रभावित कर सकता है वो है ताप। ताप के अलावा केसी किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता। तो केसी को प्रभावित करने वाले कारकों में एकमात्र कारक है ताप। ताप किस प्रकार प्रभावित करता है? तो मैंने आपको 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ाई हुई हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरी थी हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता था वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं थी, और जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता था वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं थी। तो बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए यदि आप ताप को बढ़ाएंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए यदि हम ताप को बढ़ा देंगे तो फिर केसी बढ़ जाएगा, और यदि बच्चों हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप को बढ़ा देंगे तो फिर केसी घट जाएगा। ये लासाते सिद्धांत के अनुसार है। इसी चैप्टर में आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा लासाते सिद्धांत। तो लासाते सिद्धांत कहता है कि किसी भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए यदि ताप को बढ़ा दिया तो केसी बढ़ेगा, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए यदि ताप को बढ़ा दिया तो केसी घटेगा। बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिएगा इस बात को। अब हम बात करते हैं केसी को प्रभावित नहीं करने वाले कारक। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि दुनिया भर के केसी, दुनिया भर के साम्य स्थिरांक को केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बदलेगा तो ही केसी बदलेगा,
ताप के अलावा यदि कोई चीज बदलेगी तो फिर केसी नहीं बदलेगा। तो नहीं प्रभावित करने वाले कारकों में जो आपकी मर्जी आ रही है वो बोल दीजिएगा, जैसे सांद्रता, आयतन, दाब, उत्प्रेरक, अक्रिय गैस, ये सारे कारक जो हैं ये केसी को प्रभावित नहीं करते। हमने सांद्रता को बदला, क्या केसी बदलेगा? नहीं बदलेगा। हमने आयतन को बदला, केसी नहीं बदलेगा। हमने दाब को बदला, केसी नहीं बदलेगा। हमने अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया, केसी नहीं बदलेगा। अक्रिय गैस मिला दी, केसी नहीं बदलेगा, क्योंकि दुनिया भर के केसी केवल और केवल और केवल ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बदलने पर ही केसी बदलेगा, अदरवाइज केसी नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन जेल में बहुत पूछा जाता है। लास्ट ईयर इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। पहला क्वेश्चन तो सीधा ही पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन केसी को प्रभावित करता है? सांद्रता, आयतन, दाब, ताप। तो बताइए कौन प्रभावित करता है केसी को? ताप प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया वो भी देखिएगा। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए केसी का मान 10⁻2 है। 10⁻2 है। यदि पात्र के आयतन को अचानक आधा कर दिया जाए तो केसी बताओ। तो बेटा उसने क्या किया है बताइए? आयतन को अचानक से क्या कर दिया? आधा कर दिया, आयतन को बदल दिया। तो बताइए केसी कितना रहेगा? केसी तो वही की वही रहेगा। कितना? 10⁻2। क्योंकि आयतन पर केसी निर्भर करता ही नहीं है। आयतन बदलो, सांद्रता बदलो, दाब बदलो, उत्प्रेरक डाल दो, अक्रिय गैस डाल दो, केसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केसी तो केवल तब बदलेगा जब ताप बदलेगा। तो उसने क्या किया? आयतन को आधा कर दिया। अरे आधा कर दे, 2 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, तेरी मर्जी जो कर दे, केसी नहीं बदलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? मान लो यहां पर मैं ऐसे कहता कि सांद्रता को 4 गुना कर दिया, तो केसी बताओ। तो भी कितना होगा केसी? वही 10⁻2, क्योंकि केसी जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चों कि उत्प्रेरक मिला दिया, तो केसी बताओ। तो भी क्या रहेगा? वही का वही 10⁻2 रहेगा, क्योंकि बच्चों केसी जो है वो केवल ताप पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के साम्य स्थान केवल किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं। और कैसे निर्भर करते हैं? कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ा देंगे तो केसी बढ़ जाएगा, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ा देंगे तो केसी घट जाएगा। क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों। एक अभिक्रिया N2 + 3H2
इक्वल टू 2NH3 के लिए Kc बराबर 10⁵ है, तो Kc का मान बताओ। यदि तीन स्थितियां बता रहा है, वो 3 क्वेश्चन यहां से बना रहा है। अभिकारकों की सांद्रता तीन गुनी कर दी, 3 गुना बढ़ा दी। दूसरा, दाब बढ़ा दिया, और तीसरा बेटा ताप बढ़ा दिया। अभिक्रिया N2+3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए Kc का मान दिया हुआ है 10⁵5। अब 3 स्थितियों की बात कर रहा है। यदि सांद्रता को 3 गुना कर दे तो Kc क्या हो जाएगा, यदि दाब को बढ़ा दे तो Kc क्या हो जाएगा, और ताप को बढ़ा दे तो Kc क्या हो जाएगा। तो बताइए बेटा, सांद्रता का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो Kc कितना रहेगा, वही 10⁵5 रहेगा। दाब का भी Kc पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या रहेगा, Kc पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही का वही रहेगा 10⁵5। लेकिन Kc पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको भी बताया कि दुनिया भर के साम्य स्थान केवल ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बढ़ा दिया तो हमें यह देखना होगा कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या फिर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो मैंने आपको कहा था कि निर्माणकारी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, और वियोजनकारी जो होती हैं वो ऊष्माशोषी होती हैं। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो ये कैसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी की हमने किया क्या है, ताप को बढ़ाया है, और ऊष्माक्षेपी के लिए ताप बढ़ाते हैं तो फिर Kc घट जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि Kc केवल किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा साम्य स्थान के, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन को। कोई अभिक्रिया हमको दी गई है N2+3H2 इक्वल टू 2NH3। अब आपको पता ही है ये तीनों क्या होते हैं, गैस। N2 गैस होती है, H2 गैस होती है, और अमोनिया भी गैस होती है। ठीक, कहा गया यदि 10 लीटर के पात्र में पात्र का आयतन दिया हुआ है 10 लीटर, सामने पर N2 के 20 मोल, N2 के 20 मोल, H2 के 30 मोल तथा NH3 के 40 मोल उपस्थित है, तो Kc ज्ञात कीजिए। ये कोई क्वेश्चन हमको दे दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। Kc हम आराम से लिखना जानते हैं। आइए सॉल्यूशन करो।
तो देखिएगा बेटा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करना कठिन नहीं है लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो हमें मोल दिए गए हैं, N2 के मोल, H2 के मोल, अमोनिया के मोल, जो मोल दिए गए हैं वो किस पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा बेटे, साम्य पर मोल दिए गए हैं। और आपको पता है कि केसी का मतलब क्या होता है, साम्य नियतांक। तो केसी लिखने के लिए हमें साम्य के मोल चाहिए और साम्य के ही मोल उसे डायरेक्ट दे दिए, तो क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि वो हमको प्रारंभिक मोल दे देगा, साम्य के मोल नहीं देगा, प्रारंभिक मोल देगा। और यदि प्रारंभिक मोल दिए हुए हैं तो पहले हमें साम्य के मोल निकालने होंगे, उसके बाद केसी निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट ही साम्य के मोल दे दिए। तो सबसे पहले हम केसी लिखेंगे बेटे, केसी बराबर, अब क्या केसी लिखना मैंने खूब सिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान और H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3, H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। अब तीनों का सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या था, मोल बटे आयतन, प्रत्येक के मोल हमारे पास है, आयतन कितना दे रखा है 10 लीटर। तो चलो सबसे पहले अमोनिया के पास चलते हैं। अमोनिया के मोल कितने, देखो ये 40, आयतन कितना है 10, तो इसके बाद सक्रिय द्रव्यमान आ गया 4 मोल प्रति लीटर, 4 आ गया इसका। अब N2 पर चलते हैं बेटे, N2 का सक्रिय द्रव्यमान निकाल दो। N2 के मोल कितने, देखो ऊपर देखो 20 है सर, 20 बटे आयतन तो वही है 10, तो 2 आ गए। ठीक है, अब अमोनिया के निकाल दो, सॉरी अमोनिया निकाल चुके, H2 के निकाल दो, H2 का सक्रिय द्रव्यमान निकाल दो। तो H2 के कितने मोल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर H2 के 30 मोल दिए हुए हैं, 30 बटे आयतन कितना है 10, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो हमने सबसे पहले तीनों का सक्रिय द्रव्यमान निकाल लिया, मोल बटे आयतन। अब मान को रख दो, आंसर आ जाएगा। अमोनिया का 4 का स्क्वायर बटे N2 के 2, H2 पर चलते 3 और 3 की घात 3। ठीक है, अब आगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बेटे, आगे तो कोई दिक्कत है नहीं कैलकुलेशन में। तो 4 की घात 2 कितना हो गया 16 बटे 2 गुणा 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 गुणा 3 कितना हो गया 27 हो गया। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 बटे 27। इस तरह से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, केसी निकाल सकते हैं। बात जो ध्यान रखने वाली है मेरे बेटा वो बस यही है कि यहाँ अच्छे से यह देख लेना है कि साम्य के मोल दिए हैं या प्रारंभिक मोल दिए हैं। साम्य के मोल दिए हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, हम आराम से केसी निकाल देंगे। लेकिन यदि हमें प्रारंभिक मोल दिए हुए हैं तो पहले हमें क्या निकालना होगा, प्रारंभिक मोलों से क्या निकालना होगा, पहले साम्य के मोल निकालना होगा, उसके बाद में ही केसी निकाला जाएगा। ठीक है, देखो आराम से क्वेश्चन को, क्लियर, समझ में आ गया बेटा, चलेगा। और लेते हैं हम एक ऐसा ही क्वेश्चन जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी बातें। कोई अभिक्रिया आपको दी गई, PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, आपको मालूम है अच्छे से कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, गैस होते हैं। PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 क्या होती है, हमारी गैस। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि पात्र का आयतन दे दिया है बेटे 10 लीटर। ठीक है, और तीनों के हमें साम्य पर मोल, फिर से वही साम्य के मोल दे रहा हूं मैं, प्रारंभिक मोलों की बात अभी नहीं कर रहा हूं,
साम्य पर मोल, साम्य पर मोल देखो बेटा, PCl5 के 20 मोल दिए हैं, PCl5 20 मोल, PCl3 20 मोल और Cl2 के 10 मोल दिए गए। साम्य पर मोल दिए गए हैं, PCl5 के 20 मोल उपस्थित हैं, PCl3 के 20 मोल उपस्थित हैं और Cl2 के 10 मोल उपस्थित हैं। तो Kc ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम Kc लिख देते हैं इस अभिक्रिया के लिए। Kc बराबर आ जाएगा, उत्पादों को ऊपर लिखते हैं, क्रियाकारकों को नीचे लिखते हैं। तो PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। अब क्या करेंगे, तीनों का सक्रिय द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। कैसे? मोल बटे आयतन। तो यह मोल दिए हैं 20, तो 20 बटे आयतन कितना है 10, तो कितना आ गया 2। PCl5 के का सक्रिय द्रव्यमान 2 आ गया। 20 बटे 10 यहां भी 2 आ गया, 10 बटे 10 यहां 1 आ गया। तो हमने प्रत्येक का सक्रिय द्रव्यमान निकाल दिया। अब मान को रख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए, PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान कितना है 2 गुणा Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान कितना है 1 बटे PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान कितना है बेटा 2। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर 1। और इकाई लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इकाई लिखना मैंने आपको बता रखा है, Kc और Kp की इकाई लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको सिखा दिया। क्या है कि मोल लीटर इनवर्स। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं बेटा, Kc का मान निकाल सकते हैं, साम्य नियतांक का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत हो तो। चले आगे, चलेगा और लेते हैं हम Kc के क्वेश्चन। आइए, अभिक्रिया PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 के लिए प्रारंभ में, अच्छे से देख लीजिएगा, सामने नहीं है सवाल, प्रारंभ शब्द आ गया है। प्रारंभ में 10 लीटर के पात्र में PCl5 के 10 मोल लिए गए। यदि साम्य पर 50% PCl5 वियोजित हो जाता है, PCl5 वियोजित हो गया, वियोजित मतलब टूट गया, तो Kc याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ये बहुत जरूरी चीज है, ये किया करो। PCl5 क्या होती है? गैस होती है। PCl3 क्या होती है बेटे? गैस होती है। Cl2 भी गैस होती है। तो क्या कहा गया कि PCl5 के प्रारंभ में कितने मोल लिए गए हैं? 10 मोल लिए गए हैं, और जब साम्य की अवस्था आई तो 50% PCl5 टूट गया। Kc ज्ञात कीजिए। आ जाएंगे आप, ध्यान से देखेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। अब क्या बोलते हैं, PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। ठीक, प्रारंभिक मोल दिए हैं, प्रारंभिक मोल बताओ कितने दिए प्रारंभिक मोल PCl5 के? 10। ठीक है, एक बार बता देता हूं बेटा मैं पहले आपको। देखिए, यदि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है कि थोड़ी साउंड की समस्या आ रही है,
साउंड जो है थोड़ा गूंज रही है, ये तो क्लियरिटी है, क्लियरिटी की थोड़ी समस्या आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इस टाइम पर क्या है कि कोरोना की वजह से YouTube जो है इस पर अपलोडिंग की जो क्वालिटी है, वीडियो अपलोडिंग की जो क्वालिटी है ना, उसको घटा दिया है। पहले जब वीडियो को अपलोड करते थे तो ऑप्शन आते थे कि 1080p पिक्सल में हम यदि उसको अपलोड करना चाहते थे 1080 पिक्सल में कर सकते थे, 720 पिक्सल में अपलोड कर सकते थे। लेकिन कोरोना की वजह से नेट पर काफी ज्यादा प्रेशर हो रहा है, सभी लोग फ्री आराम से घर पर नेट यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से जो अपलोडिंग का 1080 पिक्सल 720 पिक्सल का जो ऑप्शन है यूट्यूब ने बंद कर दिया है। आप शायद ये सोचते होंगे कि सर आपकी वीडियो जो है इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, या सही से दिखाई नहीं दे रहा है, या साउंड की कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटा एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ वो फुल एचडी में अपलोड करता हूँ, अच्छी क्वालिटी में अपलोड करता हूँ। तो मैं एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ये बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अपलोडिंग के बाद में YouTube खुद ही उस क्वालिटी को क्या कर देता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, नेट की वजह से उसको एडजस्ट करता है और उसको 360 पिक्सल में या 144 पिक्सल में एडजस्ट कर देता है। इसलिए थोड़ी समस्या हो सकती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो वहां ऊपर कॉर्नर में जैसे आपका मोबाइल फोन है तो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं। आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो क्वालिटी का ऑप्शन आता है वहां, तो वहां पर आपको 720 पिक्सल और 1080 पिक्सल का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। तो आपका जो वीडियो चल रहा होगा ना वो नॉर्मल चल रहा होगा 144 पिक्सल में या फिर 360 पिक्सल में। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा 480 पिक्सल का या 420 पिक्सल का, आप उस पर क्लिक करते हैं जिससे कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। कैसे करोगे समझ में आया? कि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस साइड में आपको 3 डॉट दिखेंगे, आप डॉट पर क्लिक करें। डॉट पर क्लिक करने के बाद में नीचे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी पर आप क्लिक करें और क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद में वहां पर 420 पिक्सल पर आप क्लिक कर दें, उसको ओके कर दें। तो ऑलरेडी जो आपके पिक्सल आ रहे होंगे शायद वो 144 पिक्सल में आ रहा होगा, आप उसको 144 से या 320 से 420 का ऑप्शन आता है, वो 480 या 420 का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं जिससे वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, साउंड की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सारे ही वीडियो मेरी तरफ से तो फुल एचडी में ही अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन कोरोना की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, काफी प्रॉब्लम हो रही है, पूरा सेटअप भी नहीं हो पा रहा है। ये तो केवल इसलिए आपको क्लासेस चलाई जा रही है जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह पाए। ठीक है, चलिएगा। तो पीसीएल फाइल के हमें प्रारंभ में कितने मोल दिए गए? 10 मोल दिए गए हैं, और आपको मैं ये पहले भी बताया हुआ हूं कि प्रारंभ में उत्पाद कितने होते हैं? 0 होते हैं, क्योंकि प्रारंभ का मतलब क्या है? अभी अभिक्रिया प्रारंभ हुई है, अभी इनिशियल टाइम है। तो हमेशा कोई भी अभिक्रिया हो प्रारंभ में उसमें कितने मोल होते हैं? उत्पादों के कितने मोल होते हैं? 0। ठीक, तो 0 और 0 प्रारंभ में उत्पाद 0 हुआ करते हैं। अब साम्य पर चलते हैं, क्योंकि सर हमें मतलब साम्य से है। किसी ने कहा लिया में मतलब इससे रहता है, साम्य से मतलब रहता है। तो साम्य पर उसने सूचना दी हुई है कि साम्य पर पीसीएल फाइल कितना टूट गया? 50% टूट गया। तो 10 का 50% कितना होता है बेटा? 5। 10 का 50% 5 होता है कि पीसीएल फाइल के 5 मोल टूट गए। तो इसके 5 मोल टूट गए तो इनके 5 मोल बन गए। तो यहां पर आएंगे 10 का 5%, सॉरी 10 का 50% कितना हो गया? 5। तो ये तो 10 - 5, तो क्रियाकारक घटते हैं और उत्पाद बढ़ते हैं, तो यह घटेगी। ये 50% टूट गया और ये 50% बढ़ गए, मतलब 5 और 5। तो 10 - 5 का मतलब क्या हो गया? 5। ये 5 है, ये 5 है। समझ में आया अच्छे से? कैसे दोबारा समझिएगा कि 50% पीसीएल फाइल टूट गया, तो 10 का 50% कितना हो गया? 5। कि इसके 5 मोल घट गए, क्रियाकारक क्या होते? घटते। इसके 5 मोल घट गए और उत्पादों के 5 मोल बन गए। इनके 5 मोल घट गए और उनके 5 मोल बन गए। तो ये हमारे पास में आ गए साम्य के मोल, और साम्य के मोल आने के बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हम आराम से कैसे निकाल सकते हैं? मोल में आयतन का भाग लगा दो, तो आयतन
देख लो यहाँ तक, ऊपर से मिटाऊंगा। अब हम कैसे निकाल देते हैं बेटे, कैसी वाला, ठीक है। अब क्या कैसे लिख लो बेटे, PCl3 का सत्याग्रह, Cl2 का सत्याग्रह बटे PCl5 का सत्याग्रह, ठीक है। मानों को रख देते हैं। हाँ, चलते PCl3 पर 5 बटे 10 का मतलब क्या होगा बेटा, 1 बटे 2, 1 बटे 2 का मतलब 0.5 गुणा 5 बटे 10 का मतलब वही था 0.5 और ये भी 0.5, PCl5 0.5, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। पैसा क्या के लिए कैसे लिखा है बताइए, क्या है, मोल लीटर में, तो मैं आपको सिखा चुका हूं बेटे। इस तरह से कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक मूल दिए हैं तो इस तरह से कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यदि कम समझ में आता है, थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो को बार-बार देखिए यार। ये कोई क्लासरूम का है नहीं जहां बार-बार से नहीं पूछ सकते, बार-बार देख नहीं सकते, आराम से वीडियो को दोबारा देखो तब समझ में आएगा, क्लियर चलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर ये थोड़ा कम समझ में आया है, देखो और कराओ ना, ऐसा बिल्कुल करा देते हैं बेटा, आइए और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्रिया दी हुई है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। आपको मालूम है बेटे ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होती है, ठीक। कहा गया 10 लीटर के पात्र में 10 लीटर के पात्र में प्रारंभ में CaCO3 के 20 मोल लिए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेड राइट साइड में पूछ लिया गया है। तथा सामने पर 40% CO3 वियोजित हो जाता है, तो Kc ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो बेटा, कि बाद में जब मैं सॉल्व करवाता हूं तो ऊपर से मिटा देता हूं, पर भूल जाते क्या था क्वेश्चन। तो कोई अभिक्रिया दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, 10 लीटर पात्र का आयतन है, प्रारंभ में CaCO3 के 20 मोल लिए गए, जब सामने आया तो CaCO3 40% वियोजित हो गया, हमसे कहा गया Kc ज्ञात कीजिए। चलेगी, आइए CaCO3 तोड़ दो बेटे इसको, CaO प्लस CO2, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। प्रारंभिक मोल, प्रारंभ CaCO3 के कितने मोल लिए गए बेटे, 20 मोल लिए गए सर। प्रारंभ में उत्पाद कितने होते हैं, 0 0। साम्य पर पहुंचते हैं, साम्य पर मोल, कहा गया कि सामने पर 40%, 20 का 40%, बताओ कितना हो गया, निकाल लिया करो, नहीं आता है तो बेटे लो निकाल लो, 20 गुणा 40 बटे 100, इस तरह निकाल लिया करो। 20 का 40% तो 20 गुणा 40 और परसेंट का मतलब बटे 100, तो कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। तो 20 में से कितने मोल टूट गए, इसके 8 मोल, इसके 8 मोल घट गए तो इनके 8 मोल बन गए, उत्पाद क्रियाकारक घटते हैं और उत्पाद बनते हैं। चलिए बेटे 20 माइनस 8 मोल वियोजित हो गए इसके,
और इनके 8 मोल बन गए। क्लियर है? चलते हैं, ऊपर से मिटा रहा हूं, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बताओ बेटा, ये 20 माइनस 8 का मतलब कितना हो गया? 12। ये 12 है, इसके 8 मोल, ये 8 है। ठीक, चलते हैं, केसी पता तो बताओ, ये सॉलिड है, आपको पता है, अभी अब क्रिया लिखी थी मैंने पूरी, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो सॉलिड को हम लिखते नहीं, केसी में सॉलिड को नहीं लिखा जाता, हम सॉलिड को नहीं लिखेंगे, तो केवल किसको लिखेंगे? CO2 का सक्रिय द्रव्यमान। तो CO2 का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो गया? CO2 के मोल कितने हैं? 8 बटे आयतन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 10। सर इन दोनों को क्यों नहीं लिखा? ठोस है, ठोसों को नहीं लिखते। तो 8 बटे 10 का मतलब क्या हो गया बेटे? 0.8। 0.8। वैसा फिर के लिए मैंने किसी की इकाई भी निकलवाई है, मोल लीटर ग्लास। ये लो, तो वियोजन वाले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, BCl5 वाला जहां पर 50% वियोजन लिया था, एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला जिसमें मैंने 40% वियोजन लिया है। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटे। तो बेटे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस किया करो, मिश्रण ने कैसे कराए तब बहुत अच्छे समझ में आते हैं। चलिएगा, एक कंसेप्ट देखिएगा मेरे बेटे, पहले एक कंसेप्ट देखिएगा कि यदि केसी का मान ज्यादा है ना, केसी ज्यादा तो उत्पाद भी ज्यादा। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, वो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन अधिक स्थायी है, ठीक, निम्न से कौन सी क्रिया जल्दी से पूरी होगी। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि साम्य नियतांक का मान ज्यादा होगा तो उत्पादों का स्थायित्व भी ज्यादा होगा, उत्पाद अधिक स्थायी होंगे। केसी जितना ज्यादा, उत्पाद उतने ज्यादा स्थायी। केसी ज्यादा, उत्पाद ज्यादा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है? आ जाएगा बेटा, 3 ऑक्साइड मैं आपके लिए बना देता हूं, A2O, A2O3, A2O5। ठीक, तीनों के लिए हमको केसी के मान दिए हुए हैं। केसी बराबर 10 की घात 3, केसी बराबर 10 की घात 5, केसी बराबर 10 की घात -2। आ जाता है बच्चों इस तरह का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो बताइए बेटा, कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है? जिसके लिए केसी ज्यादा, उसका स्थायित्व भी ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा केसी किसके लिए? 10 की घात 5। तो सबसे ज्यादा स्थायी हो गया जी। ऐसे फिर से लाइन लिया, क्लियर? एक और कराऊं? ठीक है, एक और करा, मिटा दूं इसको, तो मिटा दूं, कंसेप्ट नोट कर लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपके लिए, कौन सी अभिक्रिया आसानी से पूर्ण होगी? कौन सी अभिक्रिया आसानी से पूर्ण होगी? चलेगा मेरे बेटा, 3 अभिक्रियाएं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। A + B = C,
P प्लस क्यू इक्वल टू R, X प्लस वाई इक्वल टू Z। तीनों के हमको दी गई और तीनों के केसी के मान भी हमको दिए गए। केसी बराबर 10 की घात 2, केसी बराबर 10 की घात -3, सॉरी केसी बराबर 10 की घात 3, 10 की घात 3। बताओ बेटा कौन सी अभिक्रिया आसानी से पूर्ण होगी? इसका मतलब क्या हो गया कि किस अभिक्रिया में उत्पाद जल्दी से बन जाएंगे। तो वो अभिक्रिया जल्दी से पूरी होगी जिसके लिए केसी का मान ज्यादा होगा। तो बताइए केसी का मान सबसे ज्यादा किसके लिए? इसके लिए 10 की घात 3 सबसे ज्यादा मान है, तीनों में से देख लीजिएगा। केसी ज्यादा तो अभिक्रिया आसानी से पूर्ण होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि केसी ज्यादा तो उत्पादों का स्थायित्व भी ज्यादा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिए हैं मैंने आज के कंसेप्ट में तुमको। क्या क्या बेटा? क्या पहला तो केसी को प्रभावित करने वाले कारक, वहां से मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ठीक। उसके बाद मेरे सामने के मूल दिए हुए हैं तो वहां पर 2 क्वेश्चन कराए, प्रारंभिक मूल दिए तो वहां पर 2 क्वेश्चन कराए, और कौन सा उत्पाद अधिक स्थायी होगा तो यहां पर फिर से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चनों की भरमार चल रही है आज, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे।